नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, मन का सुख। माधुरी ने घड़ी देखी, सुबह के 5:30 बजे थे। इतनी सर्दी में मन नहीं हुआ कि रजाई छोड़कर उठे, लेकिन फिर तुरंत ध्यान आया कि बगल के कमरे में बहू लेटी है। उसका हुक्म है कि जब ताज़ा पानी बहुत धीमा आ रहा हो तो उसी समय भर लेना चाहिए। इसलिए मन और शरीर के साथ न देने पर भी वह उठकर रसोई की ओर चल दी। धीमी धार के नीचे बाल्टी लगाकर मालती खड़ी हो गई। पानी के धार के साथ साथ ही उसके विचारों की श्रृंखला भी दौड़ने लगी। वह सोचने लगी कि किस तरह उसकी बहू ने बड़ी चालाकी और होशियारी से उसके घर और बेटे पर पूर्ण अधिकार कर लिया और उसे खबर भी न होने पाई। संजीव उसकी इकलौती संतान है। विवाह के 10 वर्ष बाद जब संजीव ने जन्म लिया तो माधुरी और उसके पति सुरेंद्र की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दोनों अपने बेटे को देखकर खुशी से फूले न समाते थे। धीरे धीरे संजीव बड़ा होने लगा। जब वह स्कूल जाने लगा तो माधुरी के आंचल में मुंह छिपा कर कहता, माँ, मैं इतनी देर तक स्कूल में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी याद आती है। उसकी भोली बातें सुनकर माधुरी को हंसी आ जाती। स्कूल में और भी तो बच्चे होते हैं संजू, वे भी तो अपनी मम्मियों को छोड़कर आते हैं। आते होंगे, उनकी मम्मियाँ उनसे प्यार ही नहीं करती होंगी। अच्छा, तो क्या दुनिया में आपकी मम्मी ही आपसे प्यार करती है? और अपनी मम्मी को कहकर माधुरी प्यार से संजीव को अपने आंचल में समा लेती। फिर जब संजीव की नौकरी लगी तो उसे एक ही रट लगी रहती कि अब तू जल्दी से शादी कर ले। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द घर में बहू आकर उसके सुनेपन को भर दे, लेकिन संजीव सदा ही इनकार कर देता। जब माधुरी के लाए सभी रिश्ते के लिए वह मना करता गया तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पूछा, देख, अगर तूने खुद ही कोई लड़की देख ली है तो बता दे। मैं बेकार ही बहू ढूंढने की परेशानी उठाती फिर रही हूँ। आखिर संजीव ने अपने मन की बात बता दी। वह लड़की उसके साथ ही ऑफिस में काम करती है। कब से जानता है तू उसे? यही कोई 6-7 महीने से। दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है माँ, और बहुत अच्छी। संजीव बोला, तुम पापा से बात करो ना। सुनकर माधुरी मुस्कुरा दी, पर साथ ही हृदय में हौले से कहीं कुछ कचोट गया। जीवन में पहली बार उसके बेटे ने कोई बात उससे छिपाई थी, पर क्षमा करने की अद्भुत गुण थी उसके में। उसने सुरेंद्र से इस बारे में बात की तो वह भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। आखिर संजीव और रेखा का विवाह संपन्न हो गया। संजीव के विवाह के बाद माधुरी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। रेखा का स्वभाव भी ठीक था। माधुरी का जीवन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से कट रहा था। तभी सुरेंद्र को हार्ट फेल होने से देहांत हो गया। खुशियों की उम्र इतनी छोटी होगी उसने सोचा भी न था। बेटे के प्रेम में वह कब पति को भूल गई थी, इसका अनुभव उसे सुरेंद्र से बिछड़ने के बाद हुआ। व्याकुल होकर वह सुरेंद्र की एक एक बात याद करती। उसे याद आता, सुरेंद्र हंसकर कहा करते थे, हर समय बेटा बहू के आगे पीछे घूमती रहती हो, कभी 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो, ऐसा न हो कि बाद में पछताती फिरो। माधुरी उन बीते हुए क्षणों को लौटा लेने के लिए विकल हो उठती, मगर अब यह संभव नहीं था। फिर रेखा ने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से उससे काम लेना शुरू कर दिया। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप ज़रा संजीव का टिफ़िन तैयार कर देंगी? सरल स्वभाव की माधुरी रेखा की बातों को समझ नहीं पाती। खुद ही कह देती, तुम नहा लो बहू, खाना मैं बना देती हूँ। फिर उसे पता ही नहीं चला और रसोई की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके ऊपर ही आ गई। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात का खाना तक वही बनाती। जब सुरेंद्र थे तब परिस्थिति ऐसी कभी नहीं थी। काम तो वह तब भी करती थी, पर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह किसी के अधीन है। पहले यहाँ जो कुछ था उसका अपना था। अब वह जो भी काम करती है उसमें रेखा जानबूझकर मीन मेख निकाल कर उसे अपमानित करती है। जब से संजीव का प्रमोशन हुआ है तब से वह काम में अधिक व्यस्त रहने लगा है। माधुरी को बेटे से कोई शिकायत नहीं है, बस है तो केवल यह दुख
कि जो बेटा बचपन में उसके एक पल भी दूर नहीं रह पाता था, आज उसी के पास उससे बात करने का समय नहीं रह गया है। इस कमी को वह अपने 5 वर्षीय पोते रोमी के साथ खेलकर पूरा कर लेती, लेकिन रेखा को दादी का यह स्नेह भी अच्छा नहीं लगता। जिस घर के बनने पर उसके पति का हाथ थामकर गृह स्वामिनी बनकर प्रवेश किया था, आज उसी घर में उसकी स्थिति एक नौकरानी जैसी हो गई है। माँ, तभी रेखा ने उसे आवाज़ दी और वह अतीत की यादों से वर्तमान में लौट आई। उसने घबराकर पानी भरना छोड़ चाय का पानी गैस पर रख दिया। रेखा का मायका उसी शहर में होने के कारण वह कभी अपने घर रहने नहीं जाती थी। यदि सुबह गई तो शाम को वापस आ जाती। एक दिन उसकी बुआ के बेटे की शादी का दिल्ली से निमंत्रण पत्र आया। रेखा ने संजीव से कहा। संजीव बोला, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, तुम रोमी को लेकर चली जाओ। ठीक है, फिर मेरा 2 दिन बाद का रिटर्न टिकट भी यहीं से करा देना। अगले हफ्ते रेखा रोमी को लेकर दिल्ली चली गई। ट्रेन में बिठाकर संजीव लौटा तो काफ़ी रात हो गई थी। थका हुआ संजीव आकर तुरंत सो गया। माधुरी का प्रतिदिन का यह नियम है कि उसे सुबह ठीक 5:30 बजे उठकर पीने का पानी भरना होता था। अगले दिन सुबह उसी समय उसकी आँख खुल गई, लेकिन फिर उसने आराम से रजाई में मुँह ढक लिया। आज उसे किसी का भय नहीं था। वैसे भी पानी तो 8:30 बजे तक आता है, इसलिए चैन की सांस लेकर वह फिर से सो गई। जब आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। देखा, संजीव चाय का कप हाथ में लिए उसे उठा रहा है। माँ, उठो, चाय पी लो। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मुझे तो चिंता हो रही थी, तुम इतनी देर तक कभी सोती नहीं। कुछ पल तक तो माधुरी संजीव को देखती ही रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ वह जो देख रही वह सपना है या सच। संजू, तू चाय बना कर लाया मेरे लिए? तो क्या हुआ, तुम इतने आराम से गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हें कौन परेशान करे, मैं ही बना लाता हूँ। अरे नहीं रे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, ऐसे ही मालूम नहीं क्यों आज आँख नहीं खुली। माधुरी बोली, सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है। चाय की चुस्की लेते हुए संजीव बोला, हाँ शायद इसीलिए उठ नहीं पाई। आज चाय में माधुरी को एक अजीब स्वाद की अनुभूति हो रही थी। न जाने कितने समय के बाद बेटे के पास बैठकर बात करने का अवसर मिला। उसे याद आने लगे वे पल जब संजीव छोटा था और वह बीमार हो जाती थी तो वह उसे बिस्तर से उठने ही ना देता था। उसकी भोली प्रेम से भरी बातें सुनकर माधुरी के बीमार चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती थी। गर्व से वह सुधीर की तरफ देखकर कहती, सुन रहे हो, मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है। चाय छलकने से माधुरी की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। उठूं, तेरे लिए कुछ बनाऊं? नहीं माँ, आज रहने दो, मुझे बाहर काम है, खाने का वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए परेशान मत हो। चल ठीक है, पर नाश्ता तो बना दूँ? नहीं माँ, आज मैं ब्रेड खाकर दूध पी लूँगा। माधुरी के नेत्रों में अचानक जल भर आया और प्रतीत हुआ मानो उसका 20 बरस पहले का संजीव उसके सामने फिर छोटा होकर आ गया है। संजीव के ऑफिस जाने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो 10 बज चुके थे। धूप लान में बिखर चुकी थी। कुर्सी डालकर वह धूप का आनंद लेने लगी और कोई दिन होता तो इस समय वह रसोई की सफाई में लगी होती। तभी उसे सामने से मिसेस शर्मा आती दिखाई दी। वह उसी की हम उम्र थी। तुरंत उठकर माधुरी ने उन्हें रोका। नमस्ते बहन जी, सुबह सुबह कहाँ की सैर हो रही है? अरे सैर कहाँ, सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी तो बाहर निकल आई, लेकिन तब तक वह आगे चला गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने आइए, थोड़ी देर बैठिए। चलिए आती हूँ, इस वक्त तो मुझे भी कुछ काम नहीं है। आज माधुरी बेफिक्र होकर मिसेस शर्मा से बातें कर रही थी। उसे वह बहुत अच्छी लगती थी, पर रेखा को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी वह उनसे बात करती तो रेखा उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई कहती, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे बार बार मना करने पर भी आप इनसे मेलजोल क्यों बढ़ाती हैं? वह गेट पर खड़े होकर सबसे बात करने की आपकी आदत न जाने कब जाएगी। पर आज उसे टोकने वाला घर में कोई नहीं था। वह जिससे भी चाहे हंस बोल सकती है, अपने मन की बात कर सकती है। जब मिसेस शर्मा गई तो 11 बज चुके थे। 1 घंटा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। कमरे में जाकर माधुरी आराम से लेट गई।
वर्षों पश्चात उसे ऐसा लगा जैसे किसी जेल से छुटकारा मिला हो। फिर कुछ समय बाद उठकर नहा धोकर उसने अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर खा ली। लेटी लेटी वह किसी पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। तभी अचानक अपने पुराने मोहल्ले वाले के यहाँ फ़ोन मिलाने लगी, जिनसे वह चाहते हुए भी कभी बात नहीं कर पाती थी। रेखा उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती कि पुराने लोगों से संबंध बनाए रखे जाए। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पुरानी सहेली सुरेखा हैरान रह गई। अरे माधुरी, आज तुम्हें हम लोगों की याद कैसे आ गई? बस कुछ न पूछो सुरेखा बहन, पर तुम सबने भी तो मेरी खोज खबर लेना छोड़ दिया, माधुरी बोली। ऐसा न कहो, हम लोग जब भी एक दिन में एक साथ बैठते हैं तो तुम्हें ज़रूर याद करते हैं। अच्छा यह बताओ, यहाँ कब आ रही हो? क्या कभी भी अपने पुराने पड़ोसियों से मिलने का मन नहीं करता? सुरेखा ने उलाहना दिया। अच्छा, मैं आज संजीव से बात करती हूँ, यदि उसे समय हुआ तो किसी दिन ज़रूर आऊँगी, मालती ने कहा। शाम को जब संजीव घर आया तो खाना खाते समय माधुरी ने उसे अपने मन की बात कही। ठीक है, कल मेरी मीटिंग है तो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। दोपहर को आकर तुम्हें ले चलूँगा। संजीव की बात सुनकर माधुरी प्रसन्न हो उठी। वैसे तो वह जानती है कि संजीव बचपन से ही उसके किसी भी काम को मना नहीं करता, परंतु रेखा से विवाह के पश्चात स्वयं उसी ने संकोचवश संजीव से किसी भी बात के लिए कहना सुनना छोड़ दिया। आज बेटे की बात सुनकर उसे लगा कि यह उसकी भूल थी। उसका संजीव आज भी उसकी किसी बात को नहीं टालता। अगले दिन समय पर मालती ने तैयार होना शुरू किया। बहुत समय बाद उसने पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी निकाली। जब साड़ी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक फीकी मुस्कान उसके अधरों पर खिल गई। आज न जाने कितने समय पश्चात यूँ निश्चिंत होकर उसे स्वयं को आईने में निहारने का अवसर मिला था। अन्यथा शायद यह सोचकर कि रेखा सोचेगी कि सास को बुढ़ापे में भी शीशे के सामने खड़े होने का शौक़ है, वह कभी आईने के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर पाती। समय बीतने के साथ नारी सुलभ इच्छाएं कम जरूर हो जाती हैं, पर मरती नहीं हैं। ठीक समय पर संजीव की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर वह बाहर निकली। चलो माँ, जल्दी से ताला लगा कर आ जाओ, संजीव ने कहा। ताला लगाकर जब संजीव के साथ अपने पुराने मोहल्ले में जाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठी तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। आज न जाने कितने समय बाद उसने खुले वातावरण में सांस ली। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा तो उसने देखा वह लखनऊ के अपने उसी पुराने मोहल्ले में खड़ी है। चलो माँ, अपना पुराना मोहल्ला आ गया। हाँ संजू, चलती हूँ। 2 पल को माधुरी ठगी सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों के समक्ष यहाँ बीते हुए सभी पल साकार हो रहे थे। सुरेंद्र के साथ इस मोहल्ले के छोटे से कमरे से जीवन की शुरुआत करने से लेकर नया घर बनाकर यह जगह छोड़कर जाने तक के सभी क्षण एकाएक उसकी आंखों के आगे घूम गए। पर यहाँ आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी यहाँ छोटे छोटे पुराने मकान उसी दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। एक ही शहर में रहते हुए भी यह जगह उससे कितनी दूर हो गई थी। उसे देखते ही सुरेखा ने उसे बाहों में भर लिया। अरे माधुरी बहन, कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, बता नहीं सकती। भावातिरेक से माधुरी की आंखें भर आई। शब्द उसके मुंह में अटक कर रह गए। तभी पड़ोस के घर से सुमित की माँ भी आ गई। अरे संजीव की माँ, तुम विश्वास नहीं हो रहा है, आज तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गई? ऐसा ना कहो बहन, तुम लोगों का भला कैसे भूल सकती हूँ। हर पल तुम सभी को याद करती हूँ। जब रहा नहीं गया तो मिलने चली आई। फिर उसके बाद तो जो बातों का सिलसिला चला तो समय का पता ही नहीं चला। तीनों सहेलियाँ अपने बीते दिनों को याद करके खुश होती रहीं। संजीव ने कहा, माँ अब चले। माधुरी को ध्यान आया, अरे उसे तो वापस जाना है। वहाँ से चली तो संजीव ने पूछा, माँ कुछ खाओगी? अरे नहीं संजू, सकुचाते हुए माधुरी बोली। नहीं, क्यों, क्या तुम्हें याद नहीं? पापा के साथ हम दोनों तिवारी के यहाँ अक्सर शाम को चाट खाने आया करते थे। तुम्हें तो वैसे भी गणेशगंज के तिवारी के दही बड़े बहुत पसंद थे, फिर आज क्यों मना कर रही हो? मैं इतनी बड़ी भला क्या बाज़ार में खाती अच्छी लगूंगी? अरे इतने दिनों बाद गणेशगंज आई हो तो दही बड़े तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। दही बड़ों को थोड़े ही मालूम है कि मेरी माँ खुद को बूढ़ा समझने लगी है, कहकर संजीव हंस दिया।
उसकी बात सुन माधुरी को भी हंसी आ गई। आखिर माधुरी को कहना पड़ा, ठीक है, तेरा मन है तो चल खिला दे। समय के साथ यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया। पहले जहाँ ठेला हुआ करता था, आज वहाँ बढ़िया दुकान है, परंतु स्वाद आज भी वही है। उसे याद आया, यहाँ सुरेंद्र और संजीव के साथ हमेशा आया करती थी, पर आज पहली बार सुरेंद्र साथ नहीं है। सोचकर माधुरी की आंखें नम हुई। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा घिर आया। कपड़े बदलकर माधुरी रसोई की ओर चल दी तो संजीव ने कहा, माँ, अब खाने के लिए कुछ मत करना, मेरा तो पेट भरा है, थोड़ा कुछ बना दूँ? नहीं नहीं, तुम चाहो तो अपने लिए कुछ बना लो। अरे, मुझसे अब कहाँ खाया जाएगा? वहाँ सुरेखा ने इतना नाश्ता करा दिया, फिर तूने खिला दिया। ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ, थक गई होंगी। माधुरी सच में थक गई थी। वह लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई, परंतु आज शरीर थका होने पर भी मन बहुत प्रसन्न है। कितने दिनों बाद आज कुछ समय के लिए ही सही उसे अपना जीवन जीने का अवसर तो मिला। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट सुनकर देखा तो संजीव की आवाज़ सुनाई पड़ी, माँ, सो गई क्या? नहीं तो, ऐसे ही लेटी थी। आ, अंदर आ, बत्ती जला ले। नहीं, रहने दो, एक बार लेटने के बाद तुम्हें लाइट अच्छी नहीं लगती ना? वैसे भी कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आ गया। तुम थकी होगी ना? कहकर संजीव पलंग पर उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। तो क्या हुआ, थकी तो हूँ, पर साथ ही आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी कर दी। न जाने कब से वहाँ जाकर उन सबसे मिलना चाह रही थी, इसीलिए सच कहूँ तो थकान महसूस ही नहीं हो रही। सच ही तो है माँ, वहाँ जाकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराने लोगों में जो अपनापन और प्रेम है वह आज ढूंढने पर भी नहीं मिलता, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण हम अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। ऐसा होता है संजू, लेकिन माँ, ऐसा क्यों होता है कि हमारे अपनों को ही, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अपनी व्यस्तताओं के कारण समय नहीं दे पाते? आज संजीव माँ से अपने मन में उठी हर जिज्ञासा का समाधान चाह रहा था। माधुरी ने कहा, तो क्या हुआ संजू? असली चीज़ है मनुष्य का मन। यदि मन में प्रेम है और अपनापन है तो ज़रूरी नहीं कि उसको हर समय व्यक्त किया जाए। माँ, बोलते बोलते संजीव अटक सा गया। माधुरी अंधेरा होने के बाद भी अपने बेटे के मुख के भावों को स्पष्ट देख पा रही थी। वह समझ रही थी कि संजीव क्या कहना चाह रहा है। रेखा का माधुरी के प्रति रूखा व्यवहार संजीव से छिपा नहीं था, परंतु यह भी तो सच है कि स्वयं उसी ने बेटे को प्रारंभ से ही संस्कार दिए थे कि किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए यदि थोड़ा सहन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। बेटे की बात से वह इतना तो समझ गई कि रेखा ने लाख प्रयत्न किया हो, लेकिन आज भी संजीव के मन में माँ के प्रति स्नेह को वह कम नहीं कर पाई थी। अपने बेटे की लाचारी देखकर माधुरी का मन भर आया। उसने संजीव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जाकर सो जा, सुबह रेखा को लेने भी तो जाना है। माँ, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन तुम्हारे संजू को तुम्हारे लिए कभी संजीव नहीं बना पाएगा। यह कहकर संजीव कमरे से बाहर चला गया। घर में माँ के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद उसी के कारण माँ से आंखें मिलाने का साहस नहीं रह गया है उस पर उसकी व्यवस्था को माँ उसके बदलाव न समझे, यह बात बहुत कुछ न कहकर थोड़े में ही कह गया वह। संजीव के जाने के बाद माधुरी लेटी तो उसने देखा कि उसकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है, पर यह तो आंसू किसी दुख या लाचारी के नहीं, अपितु अपने बेटे को पाने के हैं जिसे वह अपने से दूर जानकर दुखी रहती थी। आज उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। रेखा के प्रति मन में जो भी आक्रोश है वह संजीव से बात करने पर पल में धुल गया। अलविदा दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं।